हेलो फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं, ये मनोविज्ञान की ये सीरीज चल रही है। और अब जितने दिन ये कम समय बचा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है। और इस प्रैक्टिस सेट का एक ऐसा निचोड़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूरी पूरी संभावनाएं हैं और हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो ऐसा नज़र आएगा कि सब पढ़ा पढ़ाया सा दिख रहा है। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव मस्तिष्क की रूपरेखा और बाल विकास बुद्धि परीक्षण तक। और ये शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे टेट सीटेट के लिए ये टेस्ट तैयार किया गया। और ये मास्टर क्लास है, बहुत ही गजब का क्लास है। अभी जब क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित होगा तो देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। बच्चों के मस्तिष्क को टेबुला रासा किसने कहा है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है जॉन लॉक, सिगमंड फ्रायड और जेबी वाटसन और वैलेंटाइन। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? तो जो ऑप्शन बनेगा वो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हम इसके तरफ चलते हैं। तो जो ऑप्शन बनेगा ए जॉन लॉक। थोड़ा सा हम इसकी तथ्यात्मक व्याख्या को देख लेते हैं। लिखा है कि जॉन लॉक का मानना था कि बच्चे जन्म के समय किसी भी जन्मजात विचार के बिना आते हैं और उनका संपूर्ण ज्ञान और व्यक्तित्व वातावरण और अनुभवों से आकार लेता है। यानी कि ये जो टेबुला रासा था, ये एक प्रकार की ये थ्योरी थी। और ये बच्चे का जो ये माइंड है, बाद में जब टेबुला रासा प्रदर्शित किया गया तो माइंड देखिए, यानी कि एक नेटवर्किंग की तरह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है और नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है 270। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा। ये हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है और परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा की लिखा है कि बुद्धि द्विकारक सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी है, जिसमें सामान्य जी और विशिष्ट यस कारक शामिल है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यानी इनके क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जी थ्योरी और यस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो राइट आंसर बनेगा इसमें स्पीयरमैन। कौन किए थे? स्पीयरमैन। न ही अल्फ्रेड विने किए थे और न ही थॉर्नडाइक और न ही जेवी गिलफोर्ड। चलिए, तो यस कारक और जो जी कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ थोड़ा सा हम इधर चर्चा कर लेते हैं कि 1904 में दिए थे। कब दिए थे? 1904 में। ठीक। और स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के जो कारक हैं ये दो प्रकारों से मिलकर बनी है, ये जी फैक्टर और यस फैक्टर। जो जी कारक होता है वो जन्मजात होता है और यस कारक जो होता है ये अर्जित की जाती है और सभी प्रकार के कार्यों में ये सहायक होती है। और ये विशिष्ट प्रकार के कार्यों में, जैसे ये बुद्धि जो होती है ये जैसे संगीतक के पास होती है, चित्रकार के पास होती है, ये अपरिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और ये परिवर्तनीय है, इसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो एस कारक और जो जी कारक था वह स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक। यहाँ से ये क्वेश्चन बना। और 1904 में इन्होंने दिया था, लेकिन 1905 में हम बात करते हैं तो जो बुद्धि का परीक्षण जो हुआ था, कौन किया था 1905 में? कमेंट करके आप हमको इसका आंसर देंगे। 1905 में बुद्धि का परीक्षण जो पहला जो आया था
कौन दिया था, एक आप कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है भाई, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के अनुसार बुद्धि के 3 मुख्य कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या गामक या आंतरिक बुद्धि। इसको हम इंग्लिश में याद करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट, सोशल और इमोशनल या मोटर। चलिए चलिए इसका आंसर करिए। जो इसका आंसर बनेगा ये इमोशनल, कौन बनेगा, इमोशनल। तो राइट आंसर इमोशनल होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। यहाँ लिखा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई स्वतंत्र कारकों का मिश्रण माना है और इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला कौन सा, अमूर्त, कौन सा अमूर्त, और दूसरा कौन सा, सामाजिक बुद्धि, और तीसरा कौन सा माना है, गामक यांत्रिक बुद्धि, गामक या आंतरिक बुद्धि। चलिए अब देखिए यहाँ से सीटेट में बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछता है कि अमूर्त बुद्धि किसमें देखने को मिलती है। अमूर्त बुद्धि किसमें देखने को मिलती है, तो ये कवि, साहित्यकार, चित्रकार और शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग, यानी कि जो शब्द का प्रयोग कौन करता है, ये अधिकतर कवि करते हैं, साहित्यकार करते हैं, और चित्रकार में भी ये बुद्धि देखने को आपको मिलेगी, अमूर्त बुद्धि। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सामाजिक बुद्धि की। किसकी बात करते हैं, तो सामाजिक बुद्धि की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं। क्या कह रहा है, तो जो ये सामाजिक बुद्धि है, कह रहा है कि जो राजनेता होते हैं, व्यवसायी होते हैं, मिलनसार और सामाजिक कार्यों में ये रुचि रखते हैं, इसलिए इनमें कौन सी बुद्धि देखने को मिलती है, तो सामाजिक बुद्धि देखने को मिलती है। गामक या यांत्रिक बुद्धि यानी कि मोटरिस्ट। ठीक, चलिए ये होता है कुशल कारीगर, राजमिस्त्री होते हैं, इंजीनियर या मशीन और उपकरणों के साथ काम करने वाले में ये बुद्धि आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी बुद्धि, तो गामक या यांत्रिक बुद्धि। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है सीटेट में, तो हो सकता है कि सीटेट बेस पे आपको इस बार क्वेश्चन अधिक से अधिक देखने को मिले, क्योंकि जो इस बार का पेपर है ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है और हर बार टेट का पेपर जो पीएनपी करवाता था। ठीक, चलिए तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, जिससे कि आप बेहतर अंक प्रदान कर सकें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना सिद्धांत 3D मॉडल, जो जेपी गिलफोर्ड 3D मॉडल में बुद्धि को किन 3 विमाओं और परिक्षेप में देखा गया। चलिए, विषय वस्तु सक्रिय उत्पाद या स्मृति चिंतन मूल्यांकन या शाब्दिक तार्किक स्थानिक या तरल ठोस या यांत्रिक। चलिए इसका आंसर करिए। जो राइट आंसर बनेगा इसका ए, विषय वस्तु या संक्रिया या उत्पाद। चलिए तो जो गिलफोर्ड महोदय हैं ना, गिलफोर्ड महोदय ने मानसिक योग्यताओं को एक त्रिविमी मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें कुल कितने थे, 180 विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं थी। और ये कैसे होता था, 5 × 6 यानी 5 6 जा कितना होता है 30 और 36 जा कितना हो जाता है 80। ठीक, और इस प्रकार से ये विषय वस्तु की इकाइयां हुआ करती थी। ये कितनी इकाई थी, लगभग 180 इकाइयां थी। चलिए आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 5वां। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था।
फिलिप या बर्नर, आरबी कैटल या स्टर्नबर्ग या हावर्ड गार्डनर? इसका आंसर दोस्तों सभी को पता है, सभी को इसका आंसर पता है कि आरबी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। लेकिन थोड़ा सा इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे, इसकी व्याख्या की तरफ हम लोग चलेंगे। तो इसकी व्याख्या क्या कह रही है कि कैटल ने बुद्धि को दो महत्वपूर्ण तत्वों में विभाजित किया, एक जैविक वंशानुक्रम और पर्यावरणीय, यानी कि तरल बुद्धि और दूसरा ठोस। ठीक, और तरल बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन चीज आती हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अनुवांशिक, जन्मजात वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित, नवीन समस्याओं को तर्क के आधार पर हल करने की क्षमता बिना पूर्व ज्ञान के। ठीक, बिना पूर्व ज्ञान के, यानी कि इनको कोई पहले से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जिसमें तरल बुद्धि होती है इनकी उतना क्षमता होती है कि ये क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को ये समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जिसके अंदर ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित पर्यावरण और शिक्षा द्वारा निर्धारित होती है, इसको अर्जित किया जाता है। ये या तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाए या एजुकेशन ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको ये बुद्धि प्रोवाइड हो जाए, और ये शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधारित योग्यता पर ये आधारित होती है। चलिए, हमें उम्मीद है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, देखिए, बुद्धि के सिद्धांतों का जो विकास क्रम है, थोड़ा सा व्याख्या है, हम देख लेते हैं। जो एक कारक था, जो बुद्धि का जो एक कारक था, वो एक कारक जो बिनेट, और जो देखिए यहाँ पे बल्ब का थोड़ा सा ये जला हुआ है, और ये थोड़ा सा बुद्धि ये क्या है, समझाया हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, और यहाँ से ये रोशनी जा रही है, और इधर ये क्या हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मात्रा में कई मतलब बल्ब जल रहे हैं, फैल गया है, और ये बहुकारक हो गया है। क्या हो गया है, बहुकारक हो गया है। और यहाँ पे देखिए एक कारक है, और ये क्या है, ये द्विकारक है। ठीक, और ये बहुकारक हो गया, यानी कि बहुत से। यहाँ पे त्रिविमी, त्रिविमी को कौन दिया है भैया, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये एक कारक जो सिद्धांत कौन दिया है, अल्फ्रेड वी ने दिए हैं। द्विकारक कौन दिए हैं, स्पीयरमैन। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, हाँ अब सही दिख रहा होगा। हाँ, द्विकारक सिद्धांत कौन दिए हैं, तो स्पीयरमैन दिए हैं। बहुकारक सिद्धांत कौन दिए हैं, तो थॉर्नडाइक दिए हैं। त्रिविमी, त्रिविमी का जो अभी आपने पीछे देखा है, ये कौन सिद्धांत दिया है, तो गिलफोर्ड महोदय। कौन दिया है, गिलफोर्ड महोदय। और जो बहुकारक जो सिद्धांत है वो गार्डनर साहब ने, हावर्ड गार्डनर। कौन दिया है, हावर्ड गार्डनर। यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हुए। तो जो बहु बुद्धि होती है इसको कौन दिया है, तो हावर्ड गार्डनर ने। यानी कि मनोविज्ञान ने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि बुद्धि को किसी एक पैमाने यानी आईक्यू में नहीं बांधा जा सकता। यह मानवीय योग्यताओं का एक बहुआयामी स्पेक्ट्रम है। समझ में बहुत अच्छे से हम उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण के निर्माण 1905, जिसमें आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे, दौरान मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था, या विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड वीने, या लेविस्टर्मन, या फ्रांसीसी गाल्टन। चलिए आप इसका आंसर करिए, चलिए आप आंसर करिए। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा भैया, कलर चेंज कर देते हैं पेन का हम, तो हम क्या रखें इसमें से, चलिए हम इसको रख लेते हैं। ठीक, चलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वीने। जो अल्फ्रेड वीने हैं ये थियोड साइंस के साथ 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। इन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति की वास्तविक आयु उसकी मानसिक आयु के समान होना आवश्यक नहीं है। जो वास्तविक आयु है, जो
क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंटल एज के बराबर हो, एमए के बराबर हो। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? जो वास्तविक आयु होती है, जो मानसिक आयु है, जो मेंटल एज होती है, उसके बराबर ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपको देखिए एक पलरा में दिखाया जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए कि जो वास्तविक आयु जो है वो क्या है, एक पलरा में इसका जो भारी है और ये क्या है, थोड़ा सा मानसिक आयु हल्का है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, 1905 में कौन किया था? अल्फ्रेड बीने ने किया था। ये जो अगला क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सब यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे क्वेश्चन फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, और बहुत ही चित्रों के माध्यम से बेहतरीन व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे डे बाय डे। चलिए, ये लिखा है कि लेवी स्टरमन द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के दौरान बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू ज्ञात करने का कौन सा अंतिम सूत्र दिया? आईक्यू बराबर CA बटा MA गुणे 100, आईक्यू बराबर MA बटा CA गुणे 100 और MA गुणे CA बटा 100, फिर आईक्यू बराबर MA बटा CA गुणे 50। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिखा हुआ है कि MA यानी IQ, रुक जाइए 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो IQ बराबर होता है MA बटा CA गुणे 100। क्या होता है? मानसिक यानी कि मेंटल एज बराबर क्रोनोलॉजिकल एज और गुणे 100। यानी ये सूत्र जो था ये सबसे पहले स्टर्न साहब ने दिया था। कौन दिया था? सॉरी, लेवी स्टरमन द्वारा। कब दिया था? लेवी स्टरमन द्वारा। और इससे पहले जो था, ये जो प्रथम सुझाव स्टर्न दिए थे और बाद में ये कौन जोड़ दिए? स्टर्न इसमें 100 जोड़ दिए थे। जो पहला फार्मूला था MA बटा CA का, ये कौन दिया था? स्टर्न, सॉरी, MA बटा CA ये दिए थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, लिखा है कि यद्यपि IQ का प्रथम सुझाव स्टर्न और कुहलमान 1912 ने दिया था, लेकिन इसे 100 से गुणा करके वैज्ञानिक और अंतिम रूप 1916 में टर्मन ने दिया। मानसिक आयु मेंटल एज, बच्चे के मस्तिष्क की कार्य क्षमता IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100, यानी कि वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे के जन्म से वर्षों की संख्या और गुणा 100 से दशमलव से बचने के लिए क्या करते हैं? इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए आगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अगला क्वेश्चन है, ये टर्मन की बुद्धि लब्धि वर्गीकरण तालिका के अनुसार सामान्य बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंस वाले व्यक्तियों का IQ प्रसार क्या होता है? जो जनसंख्या 50% हिस्सा होते हैं, जो जनसंख्या का 50% हिस्सा होता है। 121 से 139, 111 से 120, 91 से 110, 70 से कम। चलिए, टर्मन की जो बुद्धि लब्धि है उनके वर्गीकरण के तालिका के अनुसार सामान्य बुद्धि जो होती है, ये व्यक्तियों का जो IQ का प्रसार है वो 50% का हिस्सा होता है। चलिए आप आंसर करिए, इसका आंसर बताइए। जो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर C, 91 से 110। 91 से 110। यहाँ लिखा है व्याख्या में, टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की जाती है, जो दर्शाती है कि अधिकांश जनसंख्या की औसत होती है। यहाँ आपको बुद्धि लब्धि दिखाई गई है। यहाँ ध्यान से देखिएगा ग्राफ को। जो जड़ बुद्धि होती है ये 70 से क्या होती है? कम होती है। जड़ बुद्धि जो होती है 70 से कम होती है। और 71 से 80 अल्प बुद्धि होती है।
और 81 से 90 तक मंद बुद्धि होती है। ऐसे देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। फिर 91 से 110 ये 50% में आते हैं सामान्य बुद्धि। 91 से 110 सामान्य बुद्धि होती है और जो तीव्र बुद्धि होती है जो 111 से 120 होती है। और ये फिर नीचे की तरफ ग्राफ क्या हो रहा है, इधर गिर रहा है। और फिर 121 से 139 से प्रखर बुद्धि हो जाती है और 140 प्लस ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ। आप इसको अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको इरेज कर देते हैं पूरे अच्छे से, ठीक। तो हम बहुत अच्छे से इसको हम इरेज कर देते हैं कि आप इसका पूरा अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट आप बना लें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आप इसका बना लें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आप बना लें। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं अच्छे से। ये इरेज नहीं हो रहा है, अब होगा। अब शायद इरेज होगा। अब हो गया, अच्छे से इरेज हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको समझने में समस्या हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट बना लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में मनोविज्ञान की शक्ति। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक शिक्षक के रूप में बुद्धि लब्धि, आईक्यू और विकास के सिद्धांत को जानना कि छात्रों पर लेबल लगाने के लिए नहीं बल्कि उनकी अद्वितीय क्षमताओं, मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहचानने और उनके अनुकूल शिक्षण विधियों को ढालने के लिए ये मानकीकृत परीक्षण है। ये जो कि 50% है। जो मानकीकृत परीक्षण ये एकदम गलत होता है। ये इसमें देखिए बच्चे सक्रिय नहीं है, कोई बच्चा है ये नहीं है। लेकिन जब इसको परिवर्तित किया गया, जब यहाँ से परिवर्तन किया गया तो बहुबुद्धि और बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत जो शिक्षा दी गई, तो इसमें जो बच्चे करके सीखते हैं अपने से, देखिए ये लर्निंग बाय डूइंग यानी जो करके सीख रहे हैं बच्चे, ये ज़्यादातर बच्चे इसमें सक्रिय होते हैं और ये बच्चे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं और ज़्यादातर इसमें बच्चे सीखते भी हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। तो ये रहा आज का आपका मनोविज्ञान की सीरीज। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।